हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब के एक छोटी सी चैनल स्टूडेंट लाइव क्लासेस पर आपकी स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th का इतिहास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। और इस चैप्टर यानी फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित हम पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं। जो पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे होंगे, पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिएगा, और ये वीडियो है पार्ट 2। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी में पेरिस में हुई थी। जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, बास्तिल भवन के यहाँ हुई थी, जिसमें फ्रांस की राजा लुई 16वां को हार हुई थी और फ्रांसीसी लोगों की जीत हुई थी। जो लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर 1774 ईस्वी में 20 वर्ष की उम्र पर बैठे थे, जो कुछ ऐसे शासन चलाए फ्रांस में जिससे जनता क्रोध में आकर इनसे विद्रोह कर दिए और क्रांति किए, और फ्रांस की जनता की लोगों की जीत हो गई, अब इनकी हार हो गई। तो फ्रांसीसी क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसको दुनिया के स्तर पर सबसे बड़ी क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस क्रांति से पूरे यूरोपीय देश की सीख मिला था। यानी फ्रांस भी यूरोप महादेश में स्थित है। यूरोप एक महादेश है जो 47 देशों से मिलकर बना है, जिसमें फ्रांस भी उपस्थित है। और फ्रांस से ही सीख लेकर पूरे यूरोपीय देश अपने अपने देशों में क्रांति लाई, इसे ही सीख लेकर और अपने अपने देशों को लोकतंत्र बनाया। फ्रांस एक ऐसी देश है जिसे यूरोपीय देश के अलावा अन्य देश भी इसे सीख लेकर अपने अपने देशों में क्रांति किया और लोकतंत्र बनाया। जैसे भारत में राजा राम मोहन राय और ड्रोजियो ने फ्रांस से सीख लिए थे और भारत में चर्चा किए और भारत को भी लोकतंत्र बनाए। इसलिए फ्रांसीसी क्रांति एक ऐसी क्रांति है जो बहुत अपने के साथ साथ बहुत देशों को लोकतंत्र बनाए। इसलिए इस क्रांति को विश्व के स्तर पर सबसे बड़ी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में। ये तीथे क्या है? तो तीथे जब फ्रांस में गरीब जनता से कर्ज लेकर मध्य वर्ग की जनता और अमीर वर्ग की जनता को दिया जाता था, तो उस प्रक्रिया को तीथे कहा जाता है। ये लुई 16वां के समय में होता था कि गरीब जनता से टैक्स लेते थे और मध्य वर्ग की जनता और अमीर वर्ग की जनता को दिया करते थे। तो इस प्रक्रिया को तीथे कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं राजतंत्र क्या है। राजतंत्र शासन की एक प्रकार है, शासन प्रणाली की एक व्यवस्था है जिसमें शासन की सारी शक्तियां राजा के हाथों में होती है। यानी एक ऐसी शासन प्रणाली जहां की शासन जनता के हाथों में नहीं होती है, राजा के हाथों में होती है। जो राजा कहेगी, जो राजा के जो आज्ञा होगी वही जनता को करना पड़ेगा। यानी सारी शासन की शक्तियां राजा के हाथों में होती है, जनता के हाथों में नहीं। तो ऐसी शासन प्रणाली को राजतंत्र कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये मारियन क्या है। मारियन फ्रांस का एक रानी रूपक है जिसे फ्रांस के स्वतंत्रता के प्रतीक माना जाता है और इसे फ्रांस की चौक चौराहे पर लगाया जाता है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण शब्द निरंकुशवाद। ये निरंकुशवाद क्या है? तो निरंकुशवाद भी एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसकी शासन व्यवस्था में जनता किसी प्रकार के अंकुश यानी खुश नहीं होते हैं। तो ऐसे शासन व्यवस्था को निरंकुशवाद कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के लोग फ्रांस के जनता के बीच क्या कदम उठाते। यानी फ्रांस के जनता की तो जीत हुआ था। जब 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो उसमें जब फ्रांस की जनता को जीत हुआ था, तो फ्रांस के लोग, जो फ्रांस के लोग जीत किए, तो फ्रांस के लोग ना फ्रांस में शासन चलाएंगे। तो शासन चलाने के लिए फ्रांस की जनता संविधान बनाना चाह रहे थे कि बिना संविधान बनाएंगे। तो संविधान बनाने से पहले फ्रांसीसी लोगों ने फ्रांस की जनता के बीच कुछ सामूहिक भाव के लिए अच्छे कदम उठाए, क्योंकि जनता के बीच सामूहिक भाव पैदा होगी, कुछ जनता के बीच अच्छे लोग कदम उठाएंगे, कुछ विश्वास दिलाएंगे, तबे न संविधान बनाएंगे, तबे न शासन वहां पर चलाएंगे।
तो इन लोग संविधान बनाने से पहले कुछ अच्छे भाव पैदा करने के लिए अच्छे कदम उठाए, जिसमें सबसे पहले सक्रिय नागरिक यानी शिक्षित नागरिक और नेशनल असेंबली, जो फ्रांसीसी क्रांति में उन लोगों का योगदान रहा, वो नेशनल असेंबली के द्वारा और फ्रांस में जो सक्रिय जो भी नागरिक थे उन नागरिकों के बीच गठन बनाया गया और राज्य के मामला को देखने के लिए उस गठन में विचार किया गया और सक्रिय नागरिक और नेशनल असेंबली के द्वारा नया तिरंगा झंडा बनवाया गया। अपने मनपसंद से नया तिरंगा झंडा बनवाए और पितृक और नागरिक विचारधारा का उपयोग किया गया और 1791 ईस्वी में संविधान निर्माण होता है फ्रांस में। 1791 ईस्वी में फ्रांस में संविधान निर्माण होती है। उसके बाद जो नेशनल असेंबली के लोग थे वो सोचे, उन लोग तो सोचे कि हम लोग संविधान बना लिए फ्रांस में। उसके बाद इन लोग सोचते हैं कि अब जो है ना जो लुई 16वां उनको हम लोग सफा के लिए बंदी करवा देते हैं। तो 1791 में नेशनल असेंबली के द्वारा संविधान बनाया गया और उसके बाद इन लोगों ने सोचे कि जो लुई 16वां है उनको सफा के लिए हम लोग बंदी करवा देते हैं। तो 1791 में देखिए संविधान का निर्माण कराते हैं नेशनल असेंबली के द्वारा। 1791 में नेशनल असेंबली द्वारा संविधान निर्माण हुआ और लुई 16वां का बंदी 1792 में कर दिए। कौन लोग? नेशनल असेंबली के लोग लुई 16वां को बंदी कर दिए। बंदी के बाद इन लोग सोचे कि नहीं, अब इनको फांसी दे दिया जाए। इन लोग अपने में नेशनल असेंबली लोगों ने जो विचार किया कि आप लुई 16वां को फांसी दे दिया जाए। बंदी तो करवा ही दिए थे, अब इन लोगों ने सोचे कि फांसी दे देते हैं, क्योंकि बहुत जनता को अत्याचार किए थे, बहुत जनताओं के बीच कष्ट को झेलना पड़ा। इनको शासन काल में बहुत अत्याचारों को गरीब जनता को झेलना पड़ा था, इसलिए इनको भी सोचे कि अब इनको बंदी के साथ साथ इनको लुई 16वां को हम फांसी दे देते हैं। तो 1793 ईस्वी में लुई 16वां को फांसी दे देते हैं। उसके बाद नेशनल असेंबली के जो लोग थे संविधान बनाए थे, उसके आधार पर फ्रांस की जनता के बीच अपनी शासन प्रणाली को चलाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो फ्रांस के लोग थे, जो वहां पर जो फ्रांस के लोगों के बीच जो वहां पर सरकार बने वो जैकोबियन थे। वो जैकोबियन सरकार बने, फ्रांस की सरकार ये जैकोबियन बने। जैकोबियन सरकार बनते हैं और उसी प्रकार शासन चलाते हैं जिस प्रकार घटिया शासन फ्रांस में लुई 16वां चलाए थे। यानी लुई 16वां का ही चेला बन जाते हैं। उनसे भी घटिया काम ये फ्रांस की जनता के बीच करते हैं। ये क्या करते हैं कि फ्रांस की जनताओं को न संपत्ति के अधिकार देते हैं और न भूमि के अधिकार देते हैं, खाली कर्ज देने का अधिकार, यानी कर्ज देने के लिए अधिकार देते हैं कि गरीब जनता सिर्फ कर्ज देंगे। यानी कुल मिला के कहूं तो ये जैकोबियन सरकार थे, ये गरीब जनताओं को खाना और कमाने का अधिकार दिए थे और कुछ का अधिकार नहीं दिए थे। यानी गरीब जनताओं को इन्होंने ऐसा अत्याचार करने लगे, लुई 16वां भी ऐसा नहीं किए थे, इस उनसे भी घटिया ये गरीब जनताओं को अत्याचार करने लगे। और ये जैकोबियन जो सरकार थे ये समझ गए थे कि फ्रांस की जनता जो है अब शिक्षित हो गया है, अब तो आवाज उठाएगा, इसके लिए कुछ कड़ी कानून होना चाहिए ताकि उन लोग जो आवाज उठाएगा उसको संशोधन जल्दी हो जाए, आवाज को दब जाए, आवाज दबा देवे, ऐसा कुछ कानून लागू करते हैं। तो इन्हीं की तरफ से एक वकील है जिनका नाम है रॉबेस्पियर। ये जो रॉबेस्पियर हैं, रॉबेस्पियर ये वकील है जो आंदोलन को संशोधन करने का एक प्रमुख वकील है। यानी किसी प्रकार के जो आंदोलन होगी फ्रांस में, उस आंदोलन को संशोधन करने के लिए ये जैकोबियन सरकार इनको वकील, प्रमुख वकील बनाए थे कि आप किसी प्रकार की फ्रांस की जनता के बीच आंदोलन होगी उसको आपको देख रेख करना है, उस आंदोलन को संशोधन करने का काम आपको करना है, क्योंकि जनता शिक्षित हो गई है और जिस प्रकार हमने अधिकार दिया है आवाज तो उठावे करेगा, तो इसको संशोधन करने के लिए आपको पूरी जिम्मेवारी है। तो ई रॉबेस्पियर कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसके पीछे हम कानून लगाते हैं और बहुत घटियादार, यानी जनताओं के बीच बहुत घटिया कानून लगा देते हैं। रॉबेस्पियर कहते हैं कि जो जनता आवाज उठाएगा उसको जेल में बंद करेंगे, अगर जो ज्यादा आवाज उठाएगा उसको 2 खंभों के बीच आरी सेटिंग कर देते थे और वो आरी के बीच आदमी को रख के और आरी के माध्यम से उनको सर को काट दिया जाता था। यानी कहूं तो बहुत अत्याचार किया गया, और अत्याचार जिस प्रकार लुई 16वां किए थे उनसे भी ज्यादा यहाँ पर अत्याचार जनताओं को किया जा रहा था। स्थिति को देखते हुए
अब आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। यानी कुल मिला के लोग 1793 से जैकोबियन सरकार का शासन 1794 तक अच्छी तरह से चलता है, और उसके बाद इसमें नेपोलियन बोनापार्ट आ जाते हैं। और नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं ये हालांकि एक बहुत विचारधारा, बहुत साहस व्यक्ति थे, विचारधारक व्यक्ति थे, साहस व्यक्ति थे, बहुत साहसकारी व्यक्ति। यानी कहते थे कि इस दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। जो असंभव कहते हैं वो सिर्फ मूर्खों के लिए है, होशियार के लिए नहीं है। यानी बहुत विचारधारक, बहुत साहस व्यक्ति थे। और इन्होंने कहते हैं कि अब फ्रांस फिर से होगी राजतंत्र। नेपोलियन बोनापार्ट का हालांकि फ्रांस को राजतंत्र फिर से करना यह उद्देश्य इनका नहीं था कि गरीब जनताओं को फिर से अत्याचार किया जाए। इनका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो गरीब जनताओं को अत्याचार किया जा रहा है, इन लोगों को अधिकार नहीं दिया जा रहा है, अब हम फ्रांस को राजतंत्र करके गरीब जनताओं को अधिकार देंगे। ये अधिकार देने के लिए राजतंत्र किए थे। तो अब इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और उसके बाद हम आगे बताते हैं। अब फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। नेपोलियन बोनापार्ट स्थिति को देखते हुए, जनता के जिस प्रकार अत्याचार किया जा रहा था, उस अत्याचार को देखते हुए नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस को फिर से राजतंत्र करना चाह रहे थे, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य यही था। राजतंत्र करने का मुख्य उद्देश्य इनका था कि गरीब जनताओं को अधिकार देना। यानी गरीब जनताओं को वहां पर अधिकार नहीं दिया जा रहा था, तो उन लोगों को अधिकार देने के लिए राजतंत्र किए। और ये 1794 की स्थिति, 1793 से 1794 की स्थिति को देखते हुए नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में आते हैं। और 1799 ईस्वी में ये फ्रांस का सेनानायक बन जाते हैं। फ्रांस का सेनानायक बन जाते हैं और अपनी जो साहस है, अपनी विचारधारा है, वो दिखाने लगते हैं। हकीकत जो बात है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, ये बहुत बड़ा साहस विचारधारक व्यक्ति थे और अपने विचार को उल्लेख करने लगे। 1799 में जब फ्रांस के सेनानायक बनते हैं, अपने विचारधारा को जगह जगह पर वितरण, जगह जगह पर दिखाते हैं। और नेपोलियन बोनापार्ट 1801 ईस्वी में सोचते हैं कि अब जनताओं को भी से जो उनको अपना हाथ में कानून आ गया, अपना हाथ में उन लोग जनताओं को अधिकार देने के लिए अपना हाथ में उनको ताकत हो गई थी। अब जनताओं को अधिकार देने पर उनकी पहुंच आ गई थी। तो 1801 ईस्वी में उन्होंने एक संहिता लागू करती है जिससे गरीब जनता खुश हो जाए, गरीब जनताओं को अधिकार मिले। इसलिए संहिता लागू करते हैं जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। एक यानी अधिनियम एक्ट लागू किए थे। ये 1801 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट एक अधिनियम एक्ट लागू किए थे जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। और यह संहिता के अंतर्गत यह लिखे थे कि गरीब जनताओं को संपत्ति के अधिकार दिया जाए, गरीब जनताओं को जमीन का अधिकार दिया जाए, गरीब जनताओं को टैक्स समाप्त किया जाए, गरीब जनताओं से किसी प्रकार के टैक्स नहीं लिया जाए। और वो नई जो मुद्रा था उसको बदलकर नया मुद्रा को निर्माण करते हैं। इसी प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट अच्छे अच्छे वहां पर बदलाव किए और जनताओं के बीच एक अच्छी नजर में दिखने लगे। और जो फ्रांस में उसके बाद जनताओं उन पर खुश हो जाते हैं। और जनता जो भी थे, गरीब जनता या जो भी जनता थे, इनको जो शासनकाल था, इनकी शासन को देखते हुए उनको खुशी नजर आने लगे। और इन पर उन लोगों ने माने कि ये सही है, इनको सही मानते हुए, अच्छी विचारधारक व्यक्ति मानते हुए इनको 1801 ईस्वी के बाद इन्होंने जगह जगह पर जो भी थी गरीब, जो भी राजा का शासन चलता था फ्रांस में और छोटी मोटी जो भी राजाओं का शासन चलता था, उनसे आक्रमण किए। क्योंकि इनका कलाम था कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। तो जो भी वहां पर उन लोगों ने अत्याचार को, स्थिति को देखते थे, ये नेपोलियन बोनापार्ट खत्म करना चाहते थे। तो 1801 ईस्वी में यहाँ पर संहिता लागू की और जगह जगह पर फ्रांस में राजाओं का, छोटे मोटे राजाओं का जो भी शासन देखे, अत्याचारी को देखे, उनको हटाएं। जो भी फ्रांस में जगह जगह पर छोटे मोटे राजा थे, उस सब राजा से आक्रमण किए और सभी को हरा दिए, सभी राजाओं को हटा दिए। उसके बाद जो अन्य देशों के अगल बगल देशों के जो राजा थे, वो सोचे कि ये ऐसा ना कि अगर अभी तो छोटे मोटे राजाओं को भगा रहे हैं, छोटे मोटे राजाओं से आक्रमण कर रहे हैं, हटा रहे हैं, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जो ये नेपोलियन बोनापार्ट है वो हम लोग से भी आक्रमण करेंगे। इसलिए काम कीजिए, अगल बगल के जो भी राजाओं थे सोचे कि हम लोग एकजुट हो जाते हैं। जब एकजुट हो जाएंगे तो नेपोलियन बोनापार्ट हम लोग को नहीं हरा पाएंगे। इसलिए इन लोगों ने सोचे कि एकजुट हो जाते हैं। और इन्होंने फ्रांस में जगह जगह पर राजाओं से आक्रमण किए और उन लोगों को हटाकर ये
जो फ्रांस में इनको सेनानायक शक्ति सबसे ज्यादा हो जाते हैं और 1804 ईस्वी में इन्होंने फ्रांस का सम्राट बन जाते हैं। उसके बाद एक युद्ध होती है वाटरलू युद्ध। 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू युद्ध होती है, जिसमें अन्य देशों के जैसे पर्सा, ब्रिटेन, रूस, अन्य देशों को राजाओं का एक जुट था, एक मिलान था, एकता था कि आक्रमण करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट पर। तो एक तरफ नेपोलियन बोनापार्ट के साथ फ्रांस की जनता, अब एक तरफ पर्सा, ब्रिटेन, रूस के और अन्य देशों की जनताओं थे। अरे राजा लोग के साथ साथ जनता थे, उनको सेना थे और आक्रमण हुई। तो इसमें फ्रांस की जो नेपोलियन बोनापार्ट जनता को लेकर गए थे, तो इनको जो सेनायक बल कम होने के कारण उन सब देशों के राजा जो एकजुट होने के कारण इनकी हार हो गई। नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 ईस्वी में वाटरलू युद्ध में हार हो जाती है और वहीं पर इन्होंने आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो बस ये वीडियो समाप्त हुई। जय हिंद, जय भारत।